जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ों तक को हिला दिया। सन 1857 भारतीय सिपाहियों का विद्रोह या पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। भारत की मुख्य भूमि पर मानो आग सी लग गई। राष्ट्रभक्ति के इस ज्वार पर काबू पाना अंग्रेज सरकार के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता गया। भारत की मुख्य भूमि के सभी बंदी गृह बंदियों से ठसाठस भरे हुए थे। अब हजारों की तादाद में उमड़े इन विद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों को रखे तो कहां, यह सवाल सरकार को सताने लगा। सामान्य कैदियों के साथ इन्हें रखना बड़ा ही खतरनाक था। ऐसी स्थिति में देश की मुख्य भूमि से दूर समुंदर से घिरे आदिवासियों से भरा बच निकलने के लिए कोई रास्ता न था। उन्हें और कहां मिलती ऐसी जगह। इसके पहले भी भारतीय बंदियों को सुदूर पूर्व में बनी ऐसी कैदी बस्तियों में भेजा जाता था। अब अंडमान कमेटी ने ऐसी ही कैदी बस्ती इन द्वीपों पर बनाने का सुझाव दिया। जनवरी 1858 में कैप्टन हेनरी मान को कैदी बस्ती बसाने और एल्कट्राज द्वीप की तरह ही एक और कारावास का निर्माण करने के लिए अंडमान भेजा गया। आर्चीबाल्ड ब्लेयर द्वारा बंदरगाह के लिए चुना हुआ पोर्ट कॉर्नवालिस अब पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। मान ने ब्रिटेन की महारानी के नाम का झंडा इन द्वीपों पर लहराया और इसी के साथ शुरू हुई इन द्वीपों की लहूलुहान दास्तान। आज चाथम में खड़ा यह स्मारक हमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन वीरों की याद दिलाता है। चैथम आरा मिल यह एशिया का सबसे बड़ा और पुराना आरा मिल है और यह मिल आज भी कार्यरत है। पास ही खड़ा संग्रहालय हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है। पानी के किल्लत की वजह से अंग्रेजों को पास ही के रॉस द्वीप पर अपना डेरा जमाना पड़ा। देखिए यह लाल रंग की इमारत जिस पर रॉस लिखा हुआ है। भूतपूर्व अंग्रेजी प्रशासन का यहाँ मुख्यालय हुआ करता था। अब इसकी देखभाल भारतीय नौसेना के जिम्मे है। रॉस द्वीप का विस्तार लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है और यह अंडमान द्वीप समूह में से सबसे छोटा द्वीप है। मगर इस द्वीप ने 80 साल से ज्यादा समय तक अंग्रेज सरकार के तल के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इसे अक्सर पूर्व का पेरिस कहा जाता था। अंग्रेज अफसरों के मन में बसा रॉस द्वीप के इस फैशनेबल रूप की वर्तमान में कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है, परंतु पुरानी तस्वीरों में हमें रॉस के इस चमक धमक वाले स्वरूप की झलक मिल ही जाती है। इसी लॉन पर होती थी मशहूर अंग्रेजी टी पार्टियां। ये पार्टियां अंग्रेजी जीवन शैली की एक मिसाल बनी और इसी के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया चाय और दिल लुभाती बढ़िया बेकरी के लिए उनका प्यार। इस सुंदर सी बेकरी से निकलते थे अनगिनत ताजे खुशबूदार केक्स, मफिन्स और कई स्वादिष्ट व्यंजन। रॉस द्वीप के पुरानी इमारतों पर नेवी ने उनके नाम के तख्ते लगाए हैं। इसी कारण आज भी हमें इन पुरानी इमारतों और उनके उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं जंग लगे हुए बॉयलर और बिजली घर के अवशेष। यहाँ भाप की सहायता से बिजली बनाई जाती थी। अंग्रेज सरकार ने यहाँ एक छापाखाना, एक डाकघर, टेनिस के कुछ कोर्ट्स और अफसरों और उनके परिवारजनों के लिए एक तैरने का तालाब भी बनाया था। द्वीप के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक एक दीवार की सहायता से इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस दीवार के उत्तर की तरफ एक छोटी सी पहाड़ी पर यूरोपियन सैनिकों के बैरक्स बने हुए थे और कैदियों को दक्षिण की तरफ रखा गया था। समुन्दर के किनारे बनी अफसरों की मेस और पहाड़ी पर बनी चीफ कमिश्नर का बंगला, ये दोनों इमारतें इस द्वीप की सबसे आकर्षक इमारतें मानी जाती थी। परंतु इस स्वर्ग सी सुंदर जगह को वास्तव रूप देने के लिए क्रांतिकारियों को अपने खून, पसीने और आंसुओं का बलिदान देना पड़ा है।
एक उपनिवेशक शहर बसाने के लिए जंगल साफ करना और बाद में इमारतों का निर्माण करना, इस मुश्किल कार्य में कई राजनीतिक बंदियों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कैदी बस्ती की स्थापना के पहले 3 वर्षों में ही यहाँ लाए गए बंदियों में से लगभग आधे बंदी अपनी जानें गंवा बैठे। अंग्रेजों को यहाँ के आदिवासियों का भी सामना करना पड़ा। 1859 के अप्रैल और मई में 3 भारी झड़पें हुई और अंत में हुई अबरडीन की इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई। इस लड़ाई में आदिवासियों ने अबरडीन की बस्ती पर धावा बोल दिया। इस घटना का स्मारक पोर्ट ब्लेयर की जेट्टी के पास आज भी हम देख सकते हैं। रॉस द्वीप पर स्थित स्मृतिका संग्रहालय में रखे हुए कुछ दस्तावेजों में इस द्वीप के इतिहास के बारे में और भी जानकारी पढ़ने को मिलती है। इसी ही रास्ते पर हमें थोड़ी ही दूरी पर मिलता है प्रेस्बिटेरियन चर्च। स्थापत्य शिल्प का यह सुंदर नमूना किसी कवि की कल्पना से कम नहीं लगता। इसकी मेहराबदार खिड़कियों पर कभी रंगीन शीशे लगे हुए थे। अंदर की तरफ दिखने वाली दीवार पर कभी चर्च का घंटा लटका करता था। आज वहां बरगद की जड़ों ने अपना डेरा जमा लिया है। थोड़ा और आगे हम देख सकते हैं पत्थर की शोकदर्शक शिलाओं से भरा यह कब्रिस्तान। एक रास्ता हमें ले जाता है ऊबड़ खाबड़ फेरार बीच की तरफ। अपने सुंदर पंखों को सदा संवारते रहने वाले मतवाले पंछी की तरह हुआ करता था यह रॉस द्वीप। आज यह चमक धमक खोकर यहाँ की टूटी फूटी इमारतें पेड़ पौधों की जड़ों से और बेलों से भर गई हैं। आज जैसे भूमिकाओं की अदला बदली हो गई है। अंग्रेजी सरकार की सत्ता और अत्याचार के प्रतीक ये भव्य इमारतें आज प्रकृति के भयानक शिकंजे में जैसे फंस गए हैं और इस शिकंजे से उनके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। अंग्रेज सरकार की बसाई हुई यह कैदी बस्ती जल्द ही अपनी जरूरत से ज्यादा विकसित हो गई है। पहरेदारों की कम होती संख्या और मलेरिया, निमोनिया और यातनाओं की वजह से तेजी से बढ़ते मृतकों की संख्या, इन दोनों कारणों की वजह से अंग्रेज सरकार ने बंदरगाह की दूसरी तरफ एक अलग बंदीगृह बनाने का निर्णय लिया। 1859 में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर डेरा जमाया और ब्लेयर के मशहूर जहाज के नाम से उसका नामकरण किया वाइपर। 1864 में यहाँ अंडमान द्वीप समूह का पहला जेल बनवाया गया। बंदियों को जंजीरों में रखा जाता था। इस द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर स्थित लाल ईंटों से बने गुंबद में था फांसी का तख्ता। यहाँ पर दिख रहा है यह लकड़ी का 150 साल से भी पुराना एक मजबूत बीम। इस बीम पर लटकाए गए रस्सी की सहायता से बंदियों को फांसी पर चढ़ाया जाता था। यहाँ फांसी पर चढ़े कैदियों में से सबसे मशहूर कैदी था एक पठान, शेर अली। इन्होंने भारत में उन दिनों के सबसे बड़े व्यक्ति भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। 8 फरवरी को भारत के वाइसरॉय रिचर्ड साउथवेल बर्ग उर्फ 6वें अर्ल ऑफ मेयो सूर्यास्त का आनंद लेने दक्षिण अंडमान के सर्वोच्च बिंदु माउंट हैरियट गए। रॉस द्वीप वापस जाने के लिए जब वो होप टाउन जेटी पर आए तो अंधेरा हो चुका था। वहां घात लगाए बैठे शेर अली ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आजाद हिंदुस्तान के साथ पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई तब निर्वासित जनों को भारत सरकार ने लिया। बड़ी तादाद में बाहर से आते निर्वासितों से अंडमान की स्थानिक आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष आरक्षित वन क्षेत्र और द्वीप नियत किए गए। बांग्लादेश, बंगाल और साथ ही में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय प्रदेशों से लोग आए और उन्होंने यहाँ अपने घर बनाए। आज इस द्वीप समूह ने एक निराला ही रूप धर लिया है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता के साथ ही अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं और साफ सुथरे समुद्र तट की मन भावन जलवायु का मजा लूटते हैं।
अंडमान द्वीप समूह की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिखरे मोतियों की खोज करना, और इसी यात्रा में हम कहीं न कहीं खुद को भी ढूंढ लेते हैं। ये कहानी है प्रबल सत्ता, सहनशीलता और अतुलनीय साहस के जरिए इतिहास का स्वरूप बदलने का प्रयास करते अनगिनत लोगों की।